लीज़ा इस वक्त दरख्त की छाँव में मौजूद झूले पर बैठी थी, जबकि ज़हन मुकम्मल तौर पर अज़म की जानिब था। खूब वो कल रात अज़म की बातों में समझ तो नहीं पाई, लेकिन इतना ज़रूर समझ गई कि तस्वीर में मौजूद आदमी और औरत की वजह से दुखी था, और ये दोनों इसके माँ बाप थे। अचानक ही रूप ने इसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो लीज़ा ख्यालों की दुनिया से बाहर आई और रूप को अपने सामने देखकर मुस्कुरा दी। किसकी यादों में गुम हैं आप? रूप ने इसके पास बैठते हुए शरारत से पूछा। कसम से चौधराइन जी, अभी तक आपने एक लफ्ज़ उर्दू का नहीं सीखा। मुझसे अल्लाह का वास्ता है, आपको थोड़ी सी उर्दू सीख लें, वरना चौधरी जी मुझे नौकरी से निकाल देंगे। रूप की बात पर लीज़ा ने गहरा सांस लेकर रह गई। मेरी बात सुनो रूप, तुमने आज़म के माँ बाप के बारे में क्या जानती हो? इस सवाल पर रूप का माथा पुरशकन हुआ। ज़्यादा तो नहीं जानती, क्योंकि मैं इस गांव की नहीं, बस यहाँ गवर्नमेंट जॉब लग गई तो यहाँ आना पड़ा। बाकी लोगों से ही इतना सुना है कि चौधरी जी की माँ मलकों की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। काफ़ी खुश थी वो चौधरी जी के पापा के साथ, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, उन्होंने खुद पर तेल डालकर खुद को आग लगा ली। रूप की बात पर लीज़ा की आंखें खौफ से फैल गईं। यानी अज़म अर्शमान का कज़न है? लीज़ा के हैरत से पूछने पर रूप ने इस बात में सर हिलाया। फिर लीज़ा ने दिलचस्पी से पूछा। अर्शमान के बाबा ने अज़म के बाबा को अपनी बहन का कातिल समझा और इन्हें मारने चले आए। नतीजा ये निकला कि दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की जान ले ली। लीज़ा ने सहम कर रूप की जानिब देखा, लेकिन क्यों, इसकी क्या वजह बनी? इस सवाल पर रूप ने बेबसी से इनकार में सर हिलाया। ये मैं नहीं जानती, लेकिन किसी ऐसे को जानती हूँ जो आपको इन सवालों का जवाब दे सकता है। रूप ने कुछ सोचते हुए कहा और वहाँ से उठ खड़ी हुई। मैं 2 मिनट में आती हूँ, रूप ने कहा और कुछ भी कहने सुनने का मौका दिए बगैर वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद वो गुलाम को लेकर वहाँ आई। आपने बुलाया चौधराइन जी? गुलाम ने हाथ बांध कर अकीदत से पूछा। लीज़ा ने इसके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तुम मुझे कुछ बताओगे गुलाम? गुलाम ने सवालिया नज़रों से लीज़ा की जानिब देखा। आज़म के मॉम डैड को क्या हुआ था? लीज़ा के सवाल पर गुलाम बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा। मुझे नहीं लगता इस बात का जवाब देने के लिए मैं सही आदमी हूँ, गुलाम ने गहरा सांस लेकर कहा। प्लीज़ गुलाम, अगर तुम जानते हो कि मैं आज़म का गम बांटूँ तो इसके लिए मुझे इसका गम जानना होगा। प्लीज़ बताओ मुझे क्या हुआ था। लीज़ा की बात पर गुलाम गहरी सोच में डूब गया और फिर इसने एक निगाह रूप को देखा, जो नज़रों से ही इसे जवाब देने की इल्तिजा कर रही थी। आज़म के पापा यूसुफ चौधरी और अर्शमान के बाबा मुजाहिद मलिक इस गांव के सबसे अमीर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, और जो चीज़ गांव वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती थी वो थी इन दोनों की दोस्ती। गुलाम एक पल को रुका। दोनों दोस्त एक दूसरे के मुतरादिफ थे। अर्शमान के बाबा गुस्से के ज़रा तेज़ थे। छोटी छोटी बातों पर बंदूक निकाल कर धमकाना तो इनकी आदत थी, जबकि आज़म के बाबा बहुत ही ठंडे दिमाग के आदमी थे। लीज़ा के साथ साथ रूप भी दिलचस्पी से गुलाम की बात सुन रही थी। सरदार चाहे यूसुफ चौधरी बनते, मगर इनको हमेशा मुजाहिद मलिक की सपोर्ट हासिल होती थी। मुजाहिद मलिक सरदार बने बगैर ही गांव की फलाह में यूसुफ चौधरी का पूरा पूरा साथ देते थे। गुलाम ने एक नज़र लीज़ा को देखा, जो दिलचस्पी से इसकी बात सुन रही थी। फिर इन दोनों ने दूसरी को रिश्तेदार भी बदलने का सोचा। यूसुफ चौधरी ने इनकी बहन समन मलिक का रिश्ता मांगा तो शाहिद मलिक ने इन्हें वो रिश्ता दे दिया, और बदला में यूसुफ चौधरी की छोटी बहन शमा चौधरी का रिश्ता अपने छोटे भाई शाहिद मलिक यानी आपके बाबा के लिए मांगा। इसकी बात पर लीज़ा के माथे पर शिकन आई। शाहिद मलिक कनाडा में पढ़ाई करते थे, जहाँ उनकी मुलाकात आपकी वालिदा से हुई और इनसे इन्हें मोहब्बत हो गई। वो शमा चौधरी से शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के धमकाने पर मजबूर हो गए। इसके बाद मलिक ख़ानदान की बेटी चौधरियों में, जबकि चौधरी की बेटी मलकों में ब्याह दी गई। गुलाम ने गहरा सांस लिया। फिर एक दिन मुजाहिद मलिक का सामना फ़रहीन हमाद से हुआ, जो 18 साल की उम्र में मुजाहिद मलिक के खेतों में काम करने की गर्ज से आई थी। मुजाहिद मलिक ने इनसे वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि इनके छोटे बहन भाई यतीम हो चुके हैं और अपने बहन भाइयों की कफालत के लिए उनके पास काम करना चाहती हैं। मुजाहिद को इनके इस जज्बे से काफ़ी उनसे महसूस हुई। उन्होंने फ़रहीन के चचा से खातरा मांग लिया और शादी के बाद इनके छोटे भाई और बहन की कफालत का ज़िम्मा भी खुद ले लिया। गुलाम को आप किसी कैफियत में बोल रहा था, जैसे सारा मंजर इसकी आंखों के सामने हो। पहले पहल तो सब अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब बर्बाद कर दिया। वो सब याद करके गुलाम के चेहरे पर एक साया लहराया। माजी एक गाड़ी मलकों की हवेली के बाहर रुकी, जिसे देखकर लॉन में खेलते अर्शमान और सुल्तान के चेहरे पर एक मुस्कान आई। जम भाई, दिलसाना, सुल्तान ने खुशी से चहकते हुए कहा और उठकर भागने लगा, लेकिन 6 साल अर्शमान इससे ज़्यादा तेज़ भागकर पहले एक गाड़ी से निकले अज़म के गले लग चुका था। पीछे हटो, मेरा जम भाई है, सुल्तान ने अपने नन्हे हाथों से अर्शमान को धक्का देते हुए कहा और खुद आज़म से लिपट गया। बच्चों की एक दूसरे के लिए मोहब्बत देखकर यूसुफ और समन मुस्कुरा दिए। पप्पो से नहीं मिलोगे या बस अज़म के आने की खुशी है तुम दोनों को? समन की आवाज़ पर दोनों अज़म से जुदा होकर समन की टांगों से लिपट गए। पप्पो, आपको पता है पापा ने कहा है आज चाचा के यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आएगी और वो गुड़िया मेरी होगी। अर्शमान ने सर उठाकर समन को बताया तो वो मुस्कुरा दी। ओह अच्छा, तो नाम सोचा है गुड़िया का क्या रखोगे? इस सवाल पर अर्शमान गहरी सोच में डूब गया। पता नहीं, गुड़िया ही रख लूँगा। इसकी बात पर यूसुफ और समन दोनों हंस दिए। तभी मुजाहिद मलिक मुस्कुराते हुए वहाँ पर आए। रोक लिया दोनों ने, रास्ते में ही, कम अज़ कम अंदर तो आने देते। मुजाहिद ने या
यार को गले लगाते हुए कहा और मुस्कुराकर अपनी बहन को देखा। चलो अंदर चलते हैं, तुम दोनों आज़म को ज़्यादा तंग मत करना। यूसुफ ने अरशमान और सुल्तान को घूरते हुए कहा। ये मुझे तंग नहीं करते, मामू भाई हैं मेरे। आज़म ने एक बार बाजू अरशमान और दूसरा सुल्तान के कंधे पर रखते हुए दोनों को करीब करके कहा। तो मुजाहिद मुस्कुरा दिया और यूसुफ और समन को लेकर हवेली में दाखिल हो गए। आज़म भाई क्या नाम रखूँ मैं अपनी गुड़िया का? अरशमान ने मासूमियत से पूछा। बिल बतौड़ी रख ले। आज़म की बात पर अरशमान का मुंह बन गया तो आज़म का कहका लगाकर हंस दिया और उसे हंसता देखकर सुल्तान भी हंस दिया। हवेली में दाखिल होते ही समन शम्मा के पास चली गई और यूसुफ और मुजाहिद बाहर बैठे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। बहन के लिए फिक्रमंदी यूसुफ के चेहरे पर साफ झलक रही थी। शाहिद नहीं आया, यूसुफ इसे इस मुश्किल वक्त में शम्मा के साथ होना चाहिए था। यूसुफ की बात पर मुजाहिद ने गहरा सांस दिया। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन बस उसे टिकट नहीं मिली वापसी की। कुछ दिनों में वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। यूसुफ ने इस बात में सर हिलाया और कुछ देर के बाद समन खुशी से चहकती हुई हाल में दाखिल हुई, जबकि बाहों में कम्बल में छुपा एक नन्हा सा वजूद था। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है शाहिद भाई को। समन की खुशी से कहने पर दोनों ने खुदा का लाख शुक्र अदा किया। यूसुफ ने बेसाख्ता इस छोटी सी बच्ची को बाहों में थामा। माशाअल्लाह, बिल्कुल मेरी शम्मा जैसी है। यूसुफ ने बच्ची को मुजाहिद के सामने किया तो उन्होंने भी इसे बाहों में उठा लिया। इन दोनों की हवेली में पहली बेटी पैदा हुई थी और दोनों ही इस बात से बेपनाह खुश थे। माशाअल्लाह, मिठाई के टोकरे मंगवाओ, आज पूरे गांव में मिठाई बांटी जाएगी। मुजाहिद ने मुलाजिम को हुक्म दिया, जो उस बात में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। शम्मा कैसी है समन? यूसुफ ने फिक्रमंदी से पूछा। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा भी और फरीन भाभी इसके पास है। अपनी बहन को सलामती का जानकर यूसुफ ने खुदा का शुक्र अदा किया। चलो इससे मिलकर इसे मुबारकबाद देते हैं। यूसुफ ने कहा तो वो तीनों कमरे में मौजूद शम्मा के पास आए और मुजाहिद ने इसकी बेटी को उसके साथ लिटा दिया। बहुत बहुत मुबारक हो शम्मा तुम्हें, ये बच्ची तुम्हारी और शाहिद की ज़िंदगी में रहमत बनकर आई है। मुजाहिद की बात पर शम्मा ने नम आंखों से अपनी बच्ची को देखा। वह नहीं जानती थी कि इसके नसीबों में क्या लिखा है। आज तक इसने ये बात यूसुफ और मुजाहिद से छुपाई कि शाहिद की ज़िंदगी में इसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। वो अपने दोनों बड़े भाइयों का मान कैसे टूटने देती, जिन्होंने इसे बड़े मान से शाहिद की दुल्हन बनाया था। बस दुआ करें भाई साहब, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे इंशाअल्लाह। मुजाहिद ने मुस्कुराकर कहा। तभी अरशमान, सुल्तान और आज़म भागते हुए वहाँ आए। ये कौन है बाबा? सुल्तान ने शम्मा के पास जाकर नन्ही सी गुड़िया को देखना चाहा, लेकिन अरशमान ने खींच कर इससे दूर किया और इसे बुरी तरह से घूरने लगा। ये मेरी गुड़िया है, पहले मैं देखूंगा। अरशमान की बात पर सबके होंठों पर एक मुस्कान आई। अरशमान ने मुस्कुराकर इस नन्ही सी गुड़िया को अपनी बाहों में उठाया। मुजाहिद ने फरहीन को इशारा किया तो उन्होंने एक डबिया मुजाहिद को पकड़ाई। मुजाहिद ने इजाज़त तलब नज़रों से अम्मा भी की जानिब देखा, जिन्होंने इस बात में सर हिलाया। शम्मा, मैंने तुम्हारी बेटी के लिए बनाई थी, तुम जानती हो उसके पैदा होने से पहले ही मैंने इसे अपने अरशमान के लिए मांगा था। अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं इसे ये अंगूठी पहनाकर अपने अरशमान के नाम करना चाहता हूँ। मुजाहिद की बात पर इसने एक नज़र अपने पास बैठे अरशमान को देखा, जो इसकी बेटी को बाहों में लिए मुस्कुराते हुए देख रहा था। जैसे आपकी मर्ज़ी भाई साहब। इस जवाब पर मुजाहिद ने सवालिया नज़रों से यूसुफ को देखा, जिसने हाँ में सर हिलाया था। मुजाहिद ने मुस्कुराकर वह अंगूठी इस बच्ची की उंगली में डाल दी। तुमने इसका क्या नाम सोचा है शम्मा? समन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने तो सोचा भाभी, भाई साहब की अमानत है, अब जो नाम वो रखेंगे मुझे मंजूर होगा। शम्मा की बात पर मुजाहिद मुस्कुरा दिए। इन्हें अपने भाई के मुकद्दर पर फ़ख्र हुआ, जिनके नसीब में शम्मा जैसी वफादार औरत के साथ लिखा था आन। मैं इसका नाम आन रखूँगा, मेरे अरशमान की आन। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा नाम है, समन ने मुस्कुराकर कहा और सब लोग मुस्कुराकर इस छोटी सी आन को देखने लगे, इस बात से बेखबर कि खुशियाँ कितनी आर्जी हुआ करती हैं। अच्छा वक्त पर लगा कर उड़ गया था, सब बदल गया था। इनके बच्चे बड़े हो चुके थे। अगर कुछ नहीं बदला था तो अरशमान की आन के लिए चाहत और फ़िक्र। शम्मा से ज़्यादा तो वो आन का ख्याल रखता था। अपने और शाहिद के रिश्ते की वजह से जो फ़िक्रमंदी शम्मा को थी, वो अरशमान की मोहब्बत देख कर दूर हो गई थी। वो समझ चुकी थी कि अरशमान इनकी बेटी का जान से ज़्यादा ख्याल रखेगा। उन्होंने तो जैसे तैसे शाहिद जैसे लापरवाह इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार ही रही थी, लेकिन इनकी बेटी का मुकद्दर खुशियों और मोहब्बतों से भरा हुआ था। अभी कुछ देर पहले ही 18 साल अरशमान 16 साल सुल्तान आन को मेला घुमा कर लाए थे, और आन अब खुशी से चहकते हुए हर वह चीज़ अपनी माँ को दिखा रही थी जो इसे अरशमान ने लेकर दी थी। तभी शाहिद कमरे में दाखिल हुए और एक नज़र इन माँ बेटी को देखकर वॉशरूम में चले गए।
मुजाहिद के सख्ती से बुलाने पर शाहिद चंद साल पहले 5 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए थे। शमा को इनका बदला रवैया उम्मीद थी कि इनका रवैया बदल गया होगा, लेकिन इनका रुख अंदाज शमा की उम्मीद एक बार फिर मिटा गया। अचानक से मोबाइल बजने की आवाज़ पर शमा ने शाहिद की जेब से वो बटन वाला मोबाइल निकाला और उसे देखने लगी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने के बाद उन्होंने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। शाहिद कब वापस आओगे तुम? एलिज़ा ने जीना हराम किया है मेरा, तुम्हारे बगैर खाना पीना तक छोड़ चुकी है। शमा की कॉल पिक करते ही एक औरत गुस्से से इंग्लिश में कहने लगी, जी आप कौन? शमा ने घबराते हुए इंग्लिश में पूछा, तुम कौन हो? शाहिद कहाँ है? इस सवाल पर शमा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा। मैं मुलाजमा हूँ, आपको कोई पैगाम है तो बता दें। शमा की बात पर कुछ देर के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शाहिद घर आए तो इससे कहना कि कनाडा से इसकी बीवी मार्था का फ़ोन था। वो ये कहना चाह रही थी कि इसकी बेटी ने इसका बीवी का जीना हराम कर दिया है, तो जल्द से जल्द कनाडा वापस आ जाए। इतना कहकर मार्था ने फ़ोन कर दिया और शमा सख्ते के आलम में आ चुकी थी। कितने ही आंसू उसकी आंखों से बहकर ज़मीन पर गिरे। शाहिद ने बाहर आकर इसके हाथ में अपना मोबाइल देखा तो गुस्से से इसके पास आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? शाहिद ने मोबाइल पकड़कर रिसीव कॉल्स में मार्था का नंबर देखा तो घबरा गए। आपने कनाडा में शादी की हुई है और आपकी बेटी भी है। आज तक आपकी बेरुखी लापरवाही से बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब बहुत हो गया। अभी जाकर मुजाहिद भाई को सब बता दूंगी। इतना कहकर शमा वहाँ से जाने लगी तो शाहिद ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया। खबरदार, जो एक कदम भी बाहर निकाला यहाँ से जान ले लूँगा तुम्हारी। शाहिद के गुस्से पर आन सहम कर अपने बाप को देखा। शादी ही की ना, मैंने कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है बीबी, और इतने सालों में तुम मेरे दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई तो मैं क्या करता? शमा ने हैरत से शाहिद को देखा। वो शाहिद से पूछना चाहती थी कि शाहिद ने इसे मौका ही कब दिया। मार्था से मोहब्बत करता हूँ और बहुत खुश हूँ इसके साथ। सुना तुमने? मुझे तुम्हारी न कल ज़रूरत थी और न आज ज़रूरत है। शायद कितनी आसानी से अपने पास से शमा का दिल छल कर गया था। अगर शौक़ पूरा करना है भाई साहब को तो बताने का, लेकिन करो एक बात याद रखना, अब इनसे डरूंगा नहीं, बल्कि इनके सामने तुम्हें तलाक दे दूंगा और फिर इसको उठाकर चली जाना अपने भाई के घर तलाक का धब्बा लगाकर। शमा ने बेयकीनी से इस आदमी को देखा कि कोई इस कदर बेसंदिल हो सकता था। शाहिद, मैंने कहा था भाई साहब से कि मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। समझता था मैं तुम्हें अपने काबिल, लेकिन वो नहीं माने। अब भुगतो तुम। इतना कहकर शाहिद कमरे से बाहर चले गए और शमा फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी, आन ने रोते हुए शमा को पुकारा और इसके सीने से लिपट गई। आप मत रो अम्मी, मैं बड़े बाबा की शिकायत लगाऊंगी, फिर मारेंगे इन्हें। आन की बात पर शमा ने इनकार में सर हिलाया। नहीं आन, तुम्हें मेरी कसम है कभी किसी को कुछ मत बताना। मैं अपने भाई का सिर शर्मिंदगी से झुकता हुआ नहीं देख सकती। शम्मा ने आन का सर अपने सीने से लगाकर कहा और फूट फूट कर रो दी। उन्होंने सोच दिया कि इनकी बेटी ही इनके जीने का सहारा थी और उसी के सहारे वो जिंदगी का ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थी। तुम सिर्फ मेरी तरह गुजारा नहीं करोगी आन। अर्शमान तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। देखना तुम भी बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने देगा वो। तुम खुश रहोगी अपनी ज़िंदगी में। तुम्हारी माँ की बदकिस्मती का साया तुम पर नहीं पड़ेगा आन। आन का मासूम जहन वो बातें समझ नहीं पाया था, लेकिन अपनी माँ के आंसू पोट पोट कर रोने पर मजबूर कर गए थे। मुजाहिद फ़रीन बेगम के पढ़ने पर मुजाहिद ने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। नरमीन का फ़ोन आया था, साहिल याद कर रहा है मुझे, आप इसे यहाँ बुला लेना। फ़रहीन ने मुजाहिद के पास बैठते हुए अपनी बहन भाई का जिक्र किया। मुजाहिद ने फ़रहीन से जो वादा किया था वो पूरा भी किया था। फ़रहीन की छोटी बहन नरमीन की शादी वो शहर में एक अच्छे आदमी से करवा चुके थे, जबकि इनका छोटा भाई साहिल, जो कि बचपन से गूंगा बहरा था, नरमीन के पास रह रहा था। तुम जानती हो फ़रहीन, साहिल यहाँ आकर बहुत ज़्यादा आवारागर्द हो जाता है। कितनी ही बार गाँव की औरतों ने इसकी शिकायत की है। इसी वजह से यह शहर नरमीन के पास भेजा है मैंने, वो वहाँ ठीक रहेगा। मुजाहिद की बात पर फ़रहीन का मुंह बन गया। एकदम मासूम भाई है मेरा। मुजाहिद बेचारा सुन सकता है, न बोल सकता है, और ये गांव की औरतें तो बस मौका चाहिए इन्हें किसी बेचारे पर इल्ज़ाम लगाने का। फ़रहीन की बात पर शाहिद ने गहरा सांस लिया। वो जानते थे फ़रहीन अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, इतना ही प्यार जितना वो अर्शमान और सुल्तान से करती थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, बुला लो इसे, लेकिन ख्याल रखना इसका। फ़रहीन ने खुशी से चहकते हुए हाँ में सर हिलाया। इनके लिए इतना ही काफ़ी था कि इनका भाई यहाँ आ रहा था। 35 साल का होने के बावजूद फ़रहीन इसको बच्चा ही समझती थी, क्योंकि बोल और सुन नहीं सकता था। इससे ना तो साहिल की शादी हुई थी और ना ही फ़रहीन का ऐसा कोई इरादा था। बस इसे हमेशा अपना बेटा बनाकर पालना चाहती थी, बिल्कुल जैसे माँ बाप की मौत के बाद उन्होंने अपने भाई बहन को बच्चों जैसे पाला था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मा भी लाउंज में बैठी थी। जब उनके कानों में अपनी बेटी समन की आवाज़ पड़ी तो उन्होंने खुशगवार हैरत से सर उठाकर समन को देखा, जो 20 साल आज़म और यूसुफ के साथ घर में दाखिल हुई थी। कैसे हो मेरे बच्चे? वो बैठो। अम्मा भी ने सबको बारी बारी प्यार देते हुए कहा। नहीं अम्मा भी बैठने नहीं आए, बस आपकी बेटी को आपके पास छोड़ना था ज़रा। क्यों खैरियत? अम्मा भी ने परेशानी से यूसुफ से पूछा। बाबा मेरा दाखिला शहर के बड़े कॉलेज में करवाना चाहते हैं नानो, कि शायद मैं पढ़ लूँ, लेकिन इन्हें नहीं पता अज़म चौधरी की कुट्टी में ही शामिल नहीं। अज़म ने अपना कॉलर झाड़ कर कहा तो अम्मा भी और समन हंस दी और यूसुफ ने अज़म का कान अपने हाथ में पकड़ा।
जो इनके लिए ज़रा मुश्किल था क्योंकि अज़म अब इनसे भी ज़्यादा कद निकाल चुका था। तुम्हें तो बताता हूँ, चलकर गाड़ी में बैठो ज़रा। यूसुफ ने कहा तो अज़म अम्मा बी की जानिब एक आँख दबाता वहाँ से चला गया। बस दुआ करें अम्मा बी कि इस बार ये थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, बड़ी फ़िक्र है मुझे इसकी। और इसे बिगाड़ आपकी बेटी ने बिगाड़ा है जो अब यहाँ बैठी हंस रही है। यूसुफ ने ज़रा सा घूर कर समन को देखा, फिर इनकी मुस्कुराहट पर मुस्कुरा दिए। वो अपनी जान से प्यारी बीवी पर गुस्सा कर ही कब पाते थे। इंशाअल्लाह बेटा, मेरी दुआएं तुम सबके साथ हैं, अम्मा बी ने मुस्कुरा कर कहा और सर अम्मी के सामने किया। अम्मा बी ने उनके सर पर हाथ फेर कर इन्हें दुआ दी, कल तक आ जाएंगे मैं और अज़म वापसी, मेरी बीवी का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर यूसुफ वहाँ से चले गए और सम्मन ने मुस्कुरा कर अम्मा बी को देखा। मैं शम्मा के पास जा रही हूँ अम्मी, बाद में आती हूँ, अम्मा बी ने मुस्कुरा कर कहा तो सम्मन वहाँ से चली गई। इनकी बेटी की खुशियाँ इन्हें इत्मीनान देती थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि खुशियों की किसी की नज़र में आ चुकी हैं। आधी रात का वक्त था और हस्बे मामूल सम्मन को चाय की तलब हुई। आदत भी यूसुफ ने ही से डाली थी, देर रात तक जाकर बातें करने वाली और चाय पीने वाली। अब चाय पिए बगैर इन्हें नींद कहाँ से आनी थी। गहरा सांस लेकर सम्मन ने पास सोई शम्मा और आन को देखा और उठकर किचन में चाय बनाने आ गई। रात के 2 बजने की वजह से हवेली बिल्कुल सुनसान थी। सम्मन ने चाय चूल्हे पर रखी तो इन्हें अपने पीछे किसी के आहट का एहसास हुआ। सम्मन ने सहम कर पलटी, लेकिन पीछे फरहीन के छोटे भाई साहिल को देखकर मुस्कुरा दी, जो इनसे 3 साल छोटा था। क्या हुआ? सम्मन ने इशारा करते हुए पूछा तो साहिल ने अपने पेट की जानिब इशारा किया। भूख लगी है? सम्मन ने फिर इशारा करके पूछा तो साहिल ने इस बात में सर हिलाया। सम्मन ने फ्रिज से खाना निकाला और उसके लिए खाना गर्म करने लगे। इनका सारा ध्यान अपने काम पर था और साहिल का इन पर। इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि साहिल इनके पीछे खड़ा इनकी नज़रों से इन्हें देख रहा था। अचानक ही साहिल ने इन्हें आगे बढ़कर इनका सफ़ेद नरम हाथ अपने स्याह हाथ में थाम लिया। तो सम्मन ने सहम कर इन्हें देखा। छोड़ो, क्या कर रहे हो? सम्मन ने खींचकर अपना हाथ इसे छुड़वाया तो साहिल ने घूर कर इन्हें देखा और अब की बार इन्हें कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? सम्मन ने इसे पीछे हटाना चाहा, लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। सम्मन ने सहम कर चलाने के लिए अपना मुंह खोला तो साहिल ने अपना भारी भरकम हाथ इनके मुंह पर रख दिया। सम्मन की मुज़ाहमत मज़ीद ज़्यादा होगी, लेकिन इस हट्टी-कट्टी मौत के सामने इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। वो खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन इसने इन्हें मौका ही नहीं दिया। इन्हें वहीं किचन के फर्श पर फेंक कर इन पर अपनी दरिंदगी मिटाता वहाँ से उठकर चला गया, जबकि सम्मन अपनी बेबसी पर एक कोने में सिमटी फूट फूट कर रो दी। इन्हें अपने आप से नफरत हो रही थी जो अपने शौहर की अमानत का ख्याल नहीं रख पाई। क्या मुँह दिखाती हूँ अपने शौहर और जवान बेटे को? ये सब सोचकर सम्मन का दिल किया अपनी जान ले लें ताकि इन्हें अज़म और यूसुफ का सामना न करना पड़े। सुबह सम्मन शम्मा को फटे कपड़ों की साथ बिखरी हालत में किचन के फर्श पर बेहोश मिली तो उन्होंने सहम कर इन्हें अपनी चादर में ढांपा और जल्दी से मुजाहिद को बुलाने चली गई। सम्मन को होश आया तो वो अपने बेड पर थी, हर कोई इनके पास था। सम्मन की नज़र अम्मा भी पर गई तो अपनी माँ को देखकर वो फूट फूट कर रो दी। सम्मन, क्या हुआ मेरा बच्चा, बता मुझे, अम्मा भी ने परेशानी से पूछा। सम्मन की हालत इन्हें परेशान कर रही थी। अम्मी, सम्मन इनके सीने से लगकर सिसक कर रो दी। अम्मा भी ने परेशानी से मुजाहिद और फरहीन को देखा, जो खुद बहुत परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ सम्मन, बता मुझे, अम्मा भी ने इनके बाल सहलाते हुए पूछा। अम्मी, वो साहिल ने। सम्मन ने रोते हुए अम्मा भी को हर बात बता दी, जिसे सुनकर कमरे में हर मौजूद शख्स पत्थर खा चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई तो इतना मासूम है, वो बेचारा तो सुन नहीं सकता, बावला है, वो ऐसा नहीं कर सकता, फरहीन ने रोते हुए कहा तो सम्मन ने शिफा कुना निगाहों से इन्हें देखा। मैं झूठ बोल रही हूँ भाभी, हाँ झूठ बोल रही हो तुम, मेरा भाई नहीं कर सकता ऐसा। मुजाहिद, आपकी बहन, मेरे मासूम भाई पर झूठा इल्ज़ाम। एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से फरहीन के अल्फाज इनके मुंह में ही रोक दिए। मेरी बहन ने आज तक झूठ नहीं बोला, सुना तुमने? कसूर तुम्हारे भाई का है, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुजाहिद वहाँ से जाने लगे तो फरहीन ने फ़ौरन रोते हुए इनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो मुजाहिद बच्चा है, ऐसा मत करें, मैं अपने हाथ जोड़ती हूँ। सम्मन ने हैरत से अपनी भाभी को देखा। क्या इसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी? तुम्हारे इस बच्चे ने मुझे सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या जवाब दूंगा मैं अपने दोस्त को? इसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सका, क्या जवाब दूंगा इसके जवान बेटे को मैं? फरहीन, क्या बताऊँ सबको कि मेरे गूंगे बहरे साले नहीं। मेरी बहन को बेआबरू, इससे आगे मुजाहिद से कुछ बोला नहीं गया। वो फूट फूट कर रोने लगे, जबकि सम्मन के आंसू से तरह के दरवाजे तक गई तो वो सांस तक लेना भूल गई। वहीं दरवाजे में यूसुफ और असम सकते के आलम में खड़े मुजाहिद को देख रहे थे। इनके चेहरे से लग रहा था कि वो मुजाहिद की हर बात सुन चुके हैं। अपने जवान बेटे की बीची हुई मुठ्ठियाँ देखकर सम्मन का दिल किया ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। भाई साहब, ये सच नहीं है, आपकी बीवी झूठा इल्ज़ाम लगा रही है मेरे भाई पे, ऐसा कुछ। फरहीन ने कुछ कहना चाहा, लेकिन यूसुफ ने एक निगाह सम्मन की तबाह हालत पर डाली और गुस्से से पलट कर हवेली से बाहर निकल गए। मुजाहिद और फरहीन परेशानी से इनके पीछे गए। यूसुफ, मेरी बात सुनो। मुजाहिद ने यूसुफ को रोकना चाहा, लेकिन यूसुफ इनके सुने बगैर हवेली की पिछली जानिब आए, जहाँ
साहिल का कमरा था। कमरे का दरवाज़ा खोलने पर इनकी नज़र साहिल पर पड़ी, जो सुकून से चारपाई पर लेटा सो रहा था। यूसुफ ने इसे गिरबान से जकड़ा और बुरी तरह से मारना शुरू कर दिया। बलराव, नहीं छोड़े मेरे भाई को, फरहीन ने रोते हुए कहा, लेकिन यूसुफ किसी की बात सुन कहा रहे थे। वो बस बुरी तरह से साहिल को मार रहे थे। फरहीन ने आगे होकर अपने भाई को छुड़वाना चाहा, लेकिन मुजाहिद इनका हाथ मजबूती से थाम कर इन्हें करीब जाने से रोका। तूने मेरी बीवी को हाथ लगाया, मेरी इज्जत को तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। यूसुफ ने जख्मों से चूर साहिल को खुद से दूर फेंक कर कहा, और फिर इसी की चारा काटने वाली दरांती हाथ में पकड़े हुए इसे साहिल के गले में मार दिया। ये देखकर एक दिल का राज चीख फरहीन के होठों से निकली और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जबकि कमरे के कोने में खड़ा अज़म नफरत से बेजान पड़े साहिल को देख रहा था। इसका बस चलता तो इसे फिर से जिंदा करके खुद मारता। साहिल की तदफीन शाम होते ही कर दी गई थी। तदफीन के बाद यूसुफ समन को अपने साथ ले गए। समन जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने वादा किया था कि वो इनको संभाल लेंगे। खुद से हुए वाक़े के बाद समन मुकम्मल तौर पर बिखर गई थी और यूसुफ को लगा कि वो उन्हें संभाल लेंगे, इसलिए वो इन्हें अपने साथ ले गए थे। लेकिन आधी रात को इनकी दिलखराश चीखों पर खुली आंख और घबराहट के मारे उठकर किचन की जानिब आए, जहाँ से वो चीखें सुनाई दे रही थीं। तभी अज़म भी वहाँ आया, जो परेशानी से इन्हें देख रहा था। बाबा, यूसुफ ने किचन के दरवाजे को हिलाया, लेकिन वो अंदर से लॉक था। दोनों ने मिलकर दरवाजे के लिए धक्का लगाया तो खुल गया, लेकिन सामने का मंजर देखकर दोनों ही पर आसमान टूट कर गिरा था। समन आग में लिपटे वजूद के साथ ज़मीन पर गिरी चीख रही थी। यूसुफ ने जल्दी से किचन का भारी पर्दा उतार कर इन पर फेंकते हुए आग को बुझाने की कोशिश की, जबकि उनकी माँ को इस हालत में देखकर अज़म हज़ार मौत मरा था। आग बुझाते ही यूसुफ इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुँचने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। सुबह होते ही पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि चौधराइन ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। मलकों की हवेली में सब लोग चौधरी की हवेली पहुंच चुके थे। अपनी बेटी की हालत देखकर अम्मा भी और मुजाहिद फूट फूट कर रो दिए थे। अरशमान और सुल्तान परेशानी से अज़म के पास गए, जो रो भी नहीं रहा था, बस मुर्दा आंखों से एक कोने में खड़ा अपनी माँ की मैयत को देख रहा था। भाई शम्मा ने रोते हुए यूसुफ के कंधे पर अपना हाथ रखा, जो सम्मान की मैयत के पास बैठे मुर्दा आंखों से इसे देख रहे थे। अज़म की तरह ना तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही इनकी आंख से एक आंसू गिरा था। वो कह रही थी, यूसुफ के तुम्हारा और अज़म का सामना नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाई तुम दोनों का सामना। अम्मा भी ने रोते हुए कहा, तो 2 आंसू यूसुफ की आंखों से बह निकले। नहीं अम्मा भी, मेरी समन इतनी कमज़ोर नहीं थी कि खुद की जान ले लेती। वो बहुत बहादुर थी। वो जानती थी मेरी मोहब्बत इसकी ताकत है। वो जानती थी कि मैं इसके साथ हूँ। यूसुफ ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा तो मुजाहिद नम आंखों से अपने दोस्त को देखने लगे। इसने खुद को कुछ नहीं मारा, ये कुछ ऐसा हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन मैं समझूंगा और इसको नहीं छोड़ूंगा जिसने ये किया। मुझे अपनी सम्मान की कसम है। यूसुफ ने अपने हाथ मैयत पर रखकर कहा और वहाँ से उठकर चले गए। शाम तक तदफीन कर दी गई, क्योंकि इनकी लाश बुरी तरह से जल चुकी थी। इन सबको लगा कि क़यामत इनकर आकर गुजर गई थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। वो सब कुछ देर पहले ही मलकों की हवेली वापस आए थे। अम्मा भी तो वहाँ रुकना चाहती थी, लेकिन यूसुफ ने कहा था कि वो कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहते हैं, इसलिए अम्मा भी आज़म को मजबूर करके अपने साथ ले आई थी, क्योंकि इन्हें आज़म की ज़्यादा फिक्र हो रही थी, जिसने अभी तक एक आंसू भी अपनी माँ की मौत पर नहीं बहाया था। हवेली पहुंचकर अम्मा बी ने एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने आज़म को नींद की दवाई दे दी। इस दवाई के ज़रिए असर आज़म को सोता देख अम्मा बी ने सुख का सांस लिया और उसकी बेटी के पास बैठकर इसके बालों में हाथ चलाने लगी। बेटी को खोने का गम इसकी औलाद को देखकर मजीद हरा हो रहा था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम दोनों? मुजाहिद के गुस्से से भरपूर आवाज़ अम्मा बी के कानों में पड़ी तो वो परेशानी से अज़म के पास से उठी और दरवाज़ा बंद करती बाहर हॉल में आ गई, जहाँ मुजाहिद गुस्से में मुठ्ठियाँ बीजे 2 मुलाजमाओं को देख रहे थे। वही मलिक जो सच है, हमने अपनी आंखों से देखा था, एक मुलाजमा ने कहा और घबराई से निगाह साथ खड़ी मुलाजमा पर बुला ली। इस रात चौधरी वापस आए तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। असम बेटा तो घर आते ही कहीं बाहर चला गया था, लेकिन चौधरी जी बहुत देर तक चौधराइन पर चिल्लाते रहे थे और चौधराइन जी बस रोती रही थी, एक मुलाजमा ने बताया। फिर रात को चौधरी जी ने सब मुलाजमों को घर जाने का कह दिया। जाना तो हम दोनों को भी था, लेकिन देर होने की वजह से ना जा सके। इतना कहकर पहली मुलाजमा ने दूसरी मुल्क की जानिब देखा। आधी रात को हमारी आंख चौधराइन जी की चीखों से खुली। हम दोनों डर के हवेली आई तो देखा चौधरी जी चौधराइन को बुरी तरह से मार रहे थे, उन्हें बदकार और ना जाने क्या क्या गालियाँ निकाल रहे थे। मुजाहिद हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। फिर वो चौधराइन जी को बालों से पकड़कर बावर्ची खाने में ले गए। चौधराइन जी बहुत चिल्ला रही थी। उन्होंने चौधराइन जी को फर्श पर फेंक कर इन पर तेल डाला और इन्हें माचिस की तीली जलाकर इन पर फेंक दी। इनकी बात पर सबकी आंखें हैरत से फैल गईं। हम बहुत ज़्यादा डर गई थी, इन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। मुलाजमा ने सहम कर कहा तो दूसरी जानिब देखने लगी। चौधराइन जी चीखे जा रही थी, रोई जा रही थी, पर चौधरी जी बाहर आए और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने आज़म बेटे को वहाँ आते देखा तो खुद भी आगे होकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे।
इतना कहकर मुलाजिमा खामोश हो गई। वहाँ मौजूद हर शख्स उनकी बात पर पत्थर का हो चुका था। यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता मुजाहिद, मैं नहीं मानती इन बातों को। अम्मा भी ने मुजाहिद के पास आकर परेशानी से कहा। जी भाई साहब, यूसुफ ऐसा नहीं कर सकते, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। शम्मा के कहने पर मुजाहिद ने गारा होती आंखों से मुलाजमाओं को घूरा। हमारे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है मलिक जी, हम आपको सच से आगाह करना चाहती थी। बाकी बात जब करो खैरत पर आती है तो अपने होशो हवास में नहीं रहता। इतना कहकर मुलाजमा वहाँ से चली गई, जबकि मुजाहिद कितनी देर वहाँ खड़ा रहा। फिर अपने कमरे में रिवाल्वर लेकर आया तो सब लोग सहम कर इसे देखने लगे। मुजाहिद, ये तुम फिक्र मत करें अम्मी, मैं इससे कोई सवाल पूछूंगा, अगर इसने सही जवाब दिया ठीक है, वरना इसे मेरी गोली से कोई बचा नहीं सकेगा। इतना कहकर मुजाहिद बाहर की जानिब चल दिए तो अर्शमान परेशानी से इनके पीछे जाने लगा। नहीं अर्शमान, तुम यही रुकोगे, ये हम दोनों का मामला है, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। इतना कहकर मुजाहिद वहाँ से चले गए तो फरहीन बेगम भी अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब परेशानी से वहीं बैठ गए। मैं बाबा के पीछे जाता हूँ, अर्शमान ने फिर से कहा तो अम्मा भी ने इनकार में सर हिलाया। नहीं बेटा, फिक्र मत करो, यूसुफ इसे संभाल लेगा, वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं जानती हूँ यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो ये बात मुजाहिद को समझा लेगा। अम्मा भी की बात पड़ी। उस्मान ने परेशानी से इन्हें देखा और अपने बाप के पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो बेबस था। कुछ देर के बाद अज़म भी वहाँ पर आया तो अम्मा भी इसे देखकर हैरान रह गई। डॉक्टर ने तो कहा था कम से कम 8 घंटे सोया रहेगा, लेकिन वो तो 2 घंटों में ही उठ खड़ा हुआ। मैं घर जा रहा हूँ, अज़म ने संजीदगी से कहा और दरवाजे की जानिब जाने लगा। आयुष्मान भाई के साथ जाओ और आज रात इसके पास रुक जाना। अम्मा भी के हुक्म पर आयुष्मान ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन तभी मुजाहिद का मुलाजिम भागता हुआ वहाँ आया। अम्मा बेगम गज़ब हो गया मुलाजिम की बात पर। अपनी परेशानी से इसे देखा। क्या हो गया खुर्शीद? अम्मा बी ने परेशानी से पूछा, जबकि दिल बहुत कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था। चौधरी जी और मलिक जी ने एक दूसरे को गोलियां मार दी अम्मा बी, और दोनों को सांस नहीं आ रहा। मुलाजिम की बात पर घर के हर फर्द पर एक पहाड़ टूट कर गिरा था। जब तक वो सब चौधरी की हवेली पहुंचे, मुजाहिद और यूसुफ दोनों ही दम तोड़ चुके थे। एक जाने मुजाहिद के जबकि दूसरा एक रिवाल्वर मुजाहिद के जबकि दूसरा यूसुफ के हाथ में मिला था। एक गोली यूसुफ के दिल के मुकाम पर लगी, जबकि मुजाहिद की को गोली सर की पिछली जानिब से मारी गई थी। पूरा गांव ही इस बात पर अफसरदा था कि दोस्ती की मिसाल दोनों दोस्त एक दूसरे की जान ले चुके थे। दोनों को ही गुसल चौधरी की हवेली में दिया गया था। सुल्तान और अशमान को तो ऐसा लग रहा था जैसे इनका जहान उजड़ गया हो, जबकि फरहीन बेगम की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। सबसे बुरी हालत अगर किसी की थी तो अज़म की थी, जो अपनी माँ को खोने के बाद अब अपने बाप को भी खो चुका था। खुर्शीद, अरशमान की आवाज़ पर खुर्शीद ने 18 साल लड़के को देखा, जो ऐसा लग रहा था छोटी सी उम्र में न जाने कितना बड़ा हो गया हो। बाबा का जनाजा उठाने की तैयारी करो, हम इन्हें अपनी हवेली लेकर जा रहे हैं। इनका जनाजा इन्हीं के कातिल के यहाँ से नहीं उठेगा। अरशमान की बात पर अज़म ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। अरशमान, ये तुम क्या कह रहे हो मेरे भाई? मत बुलाओ मुझे भाई। अरशमान के चिल्लाने पर सब आदमियों ने इसे देखा। तुम्हारे बाप ने पहले मेरी पप्पो को मारा और फिर मेरे बाबा की भी जान ले ली। मुझे तुम भी अपने बाप जैसे घटिया लग रहे हो, सुना तुमने? अरशमान के चिल्लाने पर अम्मा भी ने हैरत से इसे देखा और जो अरशमान का चिल्लाना सुनकर बाहर आई थी। अरशमान, ये क्या कह रहे हो? बड़ा भाई है तुम्हारा। अम्मा बी ने अरशमान को समझाना चाहा। नहीं है ये मेरा बड़ा भाई अम्मा बी, ये बस मेरे लिए मेरे पापा के कातिल की औलाद है और कुछ नहीं। अरशमान ने गुस्से से नम होती आंखों से अज़म को देखते हुए कहा। मेरा बस चले तो इसके घटिया बाप को मैं जिंदा करके एक बार फिर से मार दूं, जिसने मेरे बाबा। अरशमान के मुंह पर पड़ने वाले जोरदार मुक्के ने इसके मुंह में अल्फाज ही रोक दिए। बस अरशमान, बहुत हो गया, अगर मेरे बाबा के खिलाफ एक और लफ्ज़ भी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो उन्होंने मेरी माँ को मारा है और ना ही मामू को। बस तुम में इतनी अकल नहीं कि तुम ये बात समझ सको, आज़म ने गुस्से से कहा, जबकि आन दोनों को गुस्सा अम्मा बी को परेशान कर रहा था। बाबा का जनाजा उठाओ खुर्शीद, हम एक पल यहाँ नहीं रहने वाले। अरशमान ने हुक्म दिया और सबको देखा। हाँ चले जाओ यहाँ से, मुझे भी तुम जैसे घटिया सोच वाला आदमी अपने घर में नहीं चाहिए। उड़े जाओ मेरे बाप के कातिल को यहाँ से। आज़म के गुस्से के कहने पर अरशमान की आंखों में नफरत उतरी। आज के बाद न यहाँ से किसी फर्द से हमारा कोई ताल्लुक है और किसी ने इनसे ताल्लुक रखना चाहा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अरशमान ने सबकी जानिब देखते हुए रौब से कहा, इसलिए सोच लो जिसको मेरे साथ आना है अभी चलो। अरशमान ने इतना कहकर सबकी जानिब देखा तो फरहीन ने सुल्तान का हाथ पकड़ा और उठकर अरशमान के पीछे आकर खड़ा हो गई। अरशमान ने सवालिया नज़रों से अम्मा बी को देखा। अरशमान, सोच ले अम्मा बी, अगर आप यहाँ रुकें तो आप इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अरशमान की बात पर दो आंसू अम्मा बी की आंखों से निकले। उन्होंने आंसू से तर आंखों से अपने बेटे की लाश को देखा और अरशमान के पास जाकर खड़ी हो गई। चच्ची, अरशमान के सवालिया अंदाज पर शम्मा ने रहम तलब निगाहों से अरशमान को देखा और फिर अपनी भाई को लाश को। इस शख्स से किसी का कोई ताल्लुक होने का मतलब है कि मेरा ताल्लुक इससे नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। अरशमान कह तो शम्मा से रहा था, लेकिन इसकी नज़रें शम्मा से सहम कर लिपटी आन पर थीं। शम्मा ने बेबसी से अपनी बेटी को देखा और फिर फूट फूट कर रोते हुए अपने हाथ आज़म के सामने जोड़ दिए।
फुप्पो, असम की लाचारगी इनके दिल को छलनी कर गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बेटी का मुस्तकबिल चुना और आसमान के पास आ गई। चलो खुर्शीद, अब यहाँ किसी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इतना कहकर आसमान वहाँ से चला गया और खुर्शीद ने आदमियों के साथ मिलकर मुजाहिद की मैयत को वहाँ से उठाकर ले गया, जबकि किसी को अज़म का ख्याल नहीं आया, जो वहाँ बिल्कुल तन्हा हो गया था, बिल्कुल अकेला। शाहिद को मुजाहिद और समन की मौत की खबर मिली तो पहली फ़्लाइट से ही पाकिस्तान आ गए, लेकिन यहाँ आकर जब इन्हें पूरी बात पता चली तो गुस्से से बेकाबू होते शम्मा के पास आए और इन्हें बुरी तरह से मारने लगे। शाहिद, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इस सब में शम्मा का क्या कसूर? अम्मा भी ने शम्मा के आगे होकर इन्हें अपने पीछे छुपाते हुए कहा, इसका कसूर है कि अम्मा भी इस घटिया शख्स की बहन है जिससे मुझसे मेरे बहन भाई छीने, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहिद ने आगे होकर फिर से शम्मा को पकड़ना चाहा। चाचू, आसमान के चिल्लाने पर शाहिद ने हैरत से पलट कर आसमान को देखा, जो अपने बाप की मौत के बाद से बहुत बड़ा लगने लगा था। सच्ची ने इस घर को चुना है, यहाँ के लोगों को चुना है, अब इस घर से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए वो सजा की हकदार नहीं। जिसने अपने घटिया बाप को चुना, इससे हर ताल्लुक तोड़ दिया गया है और वो बस मलकों का दुश्मन है और कुछ नहीं। आसमान ने संजीदगी से कहा तो अम्मा बेबसी से अपना सर झुका गई। अपने नवासे से हुई ज्यादती पर इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। नहीं आसमान, इसका इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं, इस घटिया ख़ानदान से जुड़े किसी भी शख्स का इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, और जो ताल्लुक है मैं आज ख़त्म कर लूँगा। शाहिद की बात पर शम्मा ने सहम कर अपने शौहर को देखा। शम्मा चौधरी, मैं शाहिद मलिक अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। इतना कहकर शाहिद वहाँ से चले गया और शम्मा का पूरा जहान इनके 3 बोलों से बिखर गया। वो मुर्दा हालत में वहाँ खड़ी थी। अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस शख्स पर लगाने के बाद आज इन्हें इसका सिला दिया गया था कि इन्हें इसकी गुनाह की सज़ा दी हुई उनका था ही नहीं। इतने गम अपनी जान पर झेलने के बाद शम्मा के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त साबित हुआ। एक पल लगा था इनका धड़कता दिल बंद हुआ और वो ज़मीन बेहोश हो गई। अम्मा भी ने रोते हुए शम्मा को उठाना चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन वो भी इनके लिए उम्मीद की हर किरण मिटाती वहाँ से इनकी हवेली से तीसरा जनाजा उठने को तैयार था। अगर किसी को संभालना नामुमकिन हो रहा था तो वो आन थी, जो अपने पाँव के बाद बिछड़ने का गम झेल नहीं पा रही थी। अज़म अपने पप्पो के जनाजे के लिए आए, लेकिन आयुष्मान ने इसे हवेली में दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं दी थी। इसके मुताबिक शम्मा चौधरी के बेटे नहीं, मलकों की बहू थी और अज़म का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इसी दिन अज़म के दिल में आयुष्मान के लिए एक नफ़रत पैदा हुई थी, और लाजवाल नफ़रत, जिसमें इसने कसम खाई थी आयुष्मान को वैसे ही तन्हा करेगा जैसे आयुष्मान ने